हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडुफ्लेम। माय नेम इज दर्शन पोद्दार और आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी के बुक से फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्सेज है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि रिसोर्स क्या होता है। देखिए, ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें इंसान की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता हो, इसको रिसोर्स कहा जाता है। जैसे अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, अगर आपको गर्मी लगती है तो आप पंखे के सामने बैठते हैं, अगर आपको भूख लगती है तो आप भोजन खाते हैं। तो यहाँ पंखा, पानी या भोजन, इन तीनों में आपकी किसी ना किसी जरूरत को पूरा करने की क्षमता थी, तो ये सारी चीजें आपको एक रिसोर्स कहलाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे फैन, सॉइल, एयर, etc बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने आस पड़ोस अगल बगल में भी बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रिसोर्स हैं। कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनता है? अगला सवाल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स कब बनता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी तरह का कोई यूज़ हो, उसकी कोई अपनी एक उपयोगिता है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको रिसोर्स कहलाता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स तभी बनता है जब उसकी वैल्यू हो, जब उसकी अपनी एक कीमत हो। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, और हर रिसोर्स की अपनी एक कीमत होती है। जरूरी नहीं है कि ये कीमत मॉनेटरी टर्म्स में ही हो सकता है कि किसी रिसोर्स की अपनी एक सैटिस्फैक्शनल वैल्यू हो। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक लोहार के पास गए हैं और आपने एक हैमर खरीदा है, तो वो हैमर जो होगा वो आपको वो लोहार कुछ रुपए में बेचेगा, तो उस हैमर की अपनी एक मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन अगर आपके सामने एक सुंदर सा लैंडस्केप का इमेज बना दिखे जो आपको देखते ही बहुत अच्छा लगता है और आप उसको देखते रह जाते हैं, तो क्या होता है, उस लैंडस्केप को देखने से आपको मन में एक शांति मिलती है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन आता है अंदर से। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस लैंडस्केप की अपनी एक सेटिस्फैक्शनल वैल्यू है। उसकी अपनी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। उसको देखने से ना तो आपके पैसे खर्चने पड़े, ना तो आपको कुछ पैसे की कमाई हुई, तो कोई उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आपको उसको देखने से एक सेटिस्फैक्शन मिला। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस रिसोर्स की अपनी एक सेटिस्फैक्शनल वैल्यू है। तो बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल जो आता है वो ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी चीज को रिसोर्स बनाते हैं। देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं किसी भी चीज को रिसोर्स में तब्दील होने के। वो पहला फैक्टर जो है वो है टाइम, और दूसरा टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी चीज जो है, कोई भी वस्तु जो है, समय के साथ वो रिसोर्स में तब्दील हो सकती है। जैसे आपके घर में दादी माँ होंगी, या आपने भी कभी दादी माँ के नुस्खे सुने होंगे। जब आप कभी बीमार हो जाते हैं तो दादी माँ नुस्खे बताती हैं, औषधियाँ तैयार करती हैं और आपको वो औषधि देती हैं जिसको लेके आप एकदम फिट हो जाते हैं। तो दादी माँ के नुस्खे, अगर दादी माँ के नुस्खे घर में दिए जा रहे हैं तो उसकी आज अपनी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन कल को अगर यही कोई कंपनी दादी माँ के नुस्खे खरीद लेती है, उस पर अपना पेटेंट राइट्स लगा देती है और फिर उसको बेचती है, तो उसकी अपनी एक वैल्यू हो जाएगी। तो हो सकता है कि कई बार चीज़ों की एट द मोमेंट कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन चीज़ें समय के साथ वैल्यू डेवलप कर लेती हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से कई सारी चीज़ें जिसका ऐसे तो आपको इसके ओरिजिनल फॉर्म में जिसका आपको कोई यूज़ नहीं होता, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं और तब वो चीज़ें हमारे लिए बहुत यूजफुल हो जाती है। मान लेते हैं कि अगर मैं आपके सामने एक कटा हुआ पेड़ रख दूं, ओके, तो क्या आपके पास उसका कोई यूज होगा? नहीं। लेकिन अगर आप उसी पेड़ की लकड़ी से दरवाजा बनवा दें, या खिड़कियां तैयार करवा दें, या बैठने के लिए कुर्सी तैयार करवा दें, तो उस चीज की अपनी एक वैल्यू हो जाएगी। मीन्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को यूजेबल बना सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक लोहे का पत्थर पड़ा है जिसका कोई यूज ही नहीं है। अब उस लोहे के पत्थर से अगर आप उसको बदल के कुछ कढ़ाई बना दें या कुछ एक बर्तन बना दें, तो उसकी एक वैल्यू हो जाएगी। मीन्स क्या है कि टेक्नोलॉजी के साथ किसी भी चीज की जिसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता था, उसको भी हम लोग यूजेबल बना के उसको भी रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स।
पीपल अपने आप में एक रिसोर्स हैं। लोग जो हैं आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को, जो भी चीजें होती है धरती में, बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इन चीजों को यूजेबल बनाता कौन है? इंसान। और वो कैसे बनाते हैं? तो अपने स्किल्स, अपने आइडियाज और अपने इन्वेंशंस की मदद से। तो अगर इंसान ये सारी चीजों को यूजेबल बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा हुआ हमारे पास? वो हुआ ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए सरकार भी, आप देखते होंगे, अलग अलग कैंपेन्स की मदद से, स्किल इंडिया और अलग अलग कैंपेन्स, जहां लोगों को बहुत तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है किसी एक खास तरह के स्किल में, किसी एक खास तरह के आइडियाज को डेवलप करने में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उसके आगे बढ़े, नई इन्वेंशंस करें, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करें। तो इसके लिए लोग क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है? लोगों को डेवलप कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रही है। और गवर्नमेंट ने बजाबते से इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री भी बना रखी है जो आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने का काम करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, HRD मिनिस्ट्री। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब टेक्नोलॉजी क्या है? तो लेटेस्ट नॉलेज, जो आधुनिक नॉलेज है या आधुनिक स्किल्स है, इसका इस्तेमाल करना किसी भी चीज को करने के लिए, तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम लोग जैसे देखिए, पहले के जमाने में लोग पेंसिल कलम की मदद से कैलकुलेशंस किया करते थे। आज के ज़माने में उन्हीं कैलकुलेशंस को करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको घंटों का काम सेकेंड्स में करके देते हैं। तो यही हुआ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि लेटेस्ट नॉलेज, आधुनिक जो ज्ञान है, और साथ साथ आधुनिक तरीका किसी भी कार्य को संपन्न करने का, इसी को टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं हम लोग कि रिसोर्स कितने तरह के होते हैं। तो रिसोर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं। अगर ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखें हम लोग तो रिसोर्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं: नेचुरल रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है? तो ऐसे रिसोर्सेज जो अपने आप नेचर से ऑकर कर, नेचर में पाए जाते हैं, और जिसको हम लोग बिना किसी मॉडिफिकेशन शब्द का अर्थ चेंज, बदलाव, जिसको बिना किसी बदलाव के हम लोग डायरेक्टली नेचर से यूज कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एयर, वाटर, सॉइल, हवा। हम लोग सांस लेने के लिए हवा को डायरेक्टली यूज करते हैं, तो एयर हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। पानी, जो कि हम लोग को नेचर से डायरेक्टली प्राप्त होता है। अब घर में थोड़ी हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ के पानी बना के पीते हैं, वाटर तो हम लोग को नेचर से डायरेक्टली मिल जाता है। ओके, सॉइल, ये भी नेचर का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि यहीं तो प्लांट्स उगते हैं, और प्लांट्स उगते हैं तो भोजन मिलता है, भोजन मिलता है तो हम जीवित रहते हैं। अगर भोजन नहीं हो तो हम लोग जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो सॉइल अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। देखिए, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली एज ए गिफ्ट नेचर की तरफ से दिया गया एक तोहफे की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जिनको टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से उसके परफेक्ट यूज के लिए तैयार किया जाता है। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो उसको 3 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, और फिर उसके हर हिस्से के फर्दर 2-2 क्लासिफिकेशन है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को 3 आधार जिस पे क्लासिफाई किया गया है वो कौन कौन से हैं? पहला है लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज, दूसरा ओरिजिन, तीसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज का मतलब क्या है कि उस चीज को यूज करने के लिए हमारे पास कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम लोग उसको कितने हद तक यूज कर रहे हैं, ये। दूसरा जो है वो ओरिजिन, इसका मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स आफ्टर ऑल आ कहां से रहा है, प्राप्त कहां से हो रहा है। ओके, उसका ओरिजिन क्या है। तीसरा स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा है? इसका मतलब होता है कि किसी रिसोर्स का हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और वो कहां कहां पाया जाता है, किस तरह से वो धरती पर डिवाइडेड है, कहां पे कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, कहां पर कौन सा रिसोर्स मिल रहा है। ये सारी चीजें स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूज के आधार पे 2 तरह के रिसोर्स हैं, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओरिजिन के आधार पे 2, बायोटिक एंड अबायोटिक। स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी 2, यूबिक्विटस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पे देखते हैं। पहला उसमें है एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? देखिए, ऐसा रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता है
और हम लोग जिसको अभी हाल में यूज कर रहे हैं, ये हुए एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे रोहर रीजन जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ कोल डिपॉजिट्स, कोयले की खदानें पाई जाती है, तो हम लोग उन कोयले की खदानों से निकाले गए कोयले को अभी यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि रोहर रीजन में जो हमारे पास कोल डिपॉजिट्स हैं वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं। वेस्ट एशिया में पेट्रोल पाया जाता है, वहाँ के पेट्रोलियम को हम लोग यूज करते हैं, तो वो पेट्रोलियम हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स हैं। तो बहुत सारे जगह के बारे में तो हम लोगों को पता है, लेकिन ऐसे बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में हम लोग को नहीं पता है। धरती पर ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ के बारे में हम लोग को नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ पाया जा सकता है। तो जो मालूम है उसको एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं, और जो हम लोग को सही से नहीं मालूम है उसको पोटेंशियल रिसोर्स कहा जाता है। जैसे देखिए, रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, ऐसे रिसोर्स जिसकी इंटायर क्वांटिटी के बारे में हम लोग को नहीं पता है, हमें ये नहीं पता कि वो पूर्णतः कितना है, और जिसको हम लोग अभी हाल फिलहाल में यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगी तब जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, लद्दाख में यूरेनियम है ये बात पता है, लेकिन कितना है ये बात किसी को नहीं पता। सही तरीके से ये किसी को नहीं पता कि कितना लद्दाख में यूरेनियम है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगी तो हमें इस बात की जानकारी हो जाए और हम वहां से यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करके अपने यूज के लिए ला सकें। तो अभी फिलहाल के लिए यूरेनियम जो लद्दाख में पाया जा रहा है वो पोटेंशियल रिसोर्स है, और रोहर रीजन, जर्मनी के रोहर रीजन में जो कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ये आपको एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। बढ़ते हैं आगे। ओरिजिन के आधार पे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, पहला बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्स जिनका ओरिजिन लिविंग थिंग्स में है, मतलब जो जैविक चीजों से पाए जाते हैं, जीवित चीजों से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेशन, साग सब्जी, जानवर, ह्यूमन बींग्स, ये सभी बायोटिक रिसोर्स हो गए। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिनका ओरिजिन नॉन लिविंग मटेरियल्स में है, जैसे कि पत्थर से जो भी चीजें मिलती हैं हम लोगों को, सॉइल से जो भी चीजें मिल रही है, मिनरल्स से जो भी चीजें मिलती हैं। तो क्या पत्थर, सॉइल और मिनरल्स जीवित चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे अबायोटिक रिसोर्सेज है। जो भी चीजें हम लोग को इन चीजों से मिलती हैं वो सारी चीजें अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। बढ़ते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे दो क्लासिफिकेशन, पहला यूबिक्वेटस, दूसरा लोकलाइज्ड। यूबिक्वेटस रिसोर्स क्या है? ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी रिसोर्स, मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा और जमीन, ये हर जगह है। ऑक्सीजन इज एवरीवेयर, that's why we all are breathing, that's why we all are living. Okay, so ubiquitous resource, ऐसे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्स, ये ऐसे रिसोर्स हैं जो कि खास जगहों पर ही पाए जाते हैं। अब जैसे कॉपर और आयरन ओर, ये हवा की तरह थोड़ी ही आपके घर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये तो किसी खास जगह पे पाए जाते हैं। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ खास जगहों पर ही पाए जाते हैं, इनको हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगर नेचुरल रिसोर्सेज को बड़े स्तर पे क्लासिफाई करें तो मात्र दो टाइप हो जाएगा, पहला रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या? जिसको कि दोबारा से नया किया जा सके, जिसको एक नए रूप में दोबारा से लाया जा सके यूज करने के बाद। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसको काफी लंबे समय के अंतराल के बावजूद नए फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। देखते हैं इसके बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्स, ऐसे रिसोर्स जो जिसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से नया आकार दिया जा सकता है, या ये बहुत कम समय में अपने आप को दोबारा से तैयार कर लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब धूप की जो एनर्जी है, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो बार बार रिन्यू होते रहती है। हम उसको, अगर मान लीजिए आपका एक सोलर पैनल है, आप सोलर पैनल चार्ज हो गया, आपने उसके सहारे बल्ब जला लिया, अब आपका सोलर पैनल डिस्चार्ज है, आप फिर अगली सुबह उसको चार्ज कर लेंगे, फिर यूज कर सकते हैं। तो आप उसको बहुत कम समय में रिन्यू कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल क्या है? अगर ये रिसोर्सेज एक बार इस्तेमाल हो गए तो ये दोबारा तैयार होने में हजारों वर्ष लगाते हैं।
इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। अब हजारों वर्ष जी पाना, जैसे मान लीजिए कि आज जो आप कोयला यूज कर रहे हैं, क्या वही कोयला आप कल फिर तैयार कर सकते हैं? क्या प्लांट से कोयला एक दिन में तैयार हो जाएगा? या एक दिन की बात छोड़िए, क्या प्लांट से कोयला 100 साल में भी तैयार हो जाएगा? नहीं, हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं। तो क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप 100 या 1000 साल जीवित रह पाएंगे ताकि आप फिर से कोयला बनते देख सकें, पेड़ को कोयला बनते देख सकें? बिल्कुल नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। 1000 साल किसी का लाइफ स्पैन होता ही नहीं है। इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा गया है। अब है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। रिसोर्सेज धरती पर रिसोर्सेज जो हैं अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पर किसी तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं तो कहीं पर किसी तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, हमारे यहाँ झारखंड में कोयले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। बॉम्बे हाई में हमारे पास पेट्रोलियम डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ओके, इंडिया आपको लीडिंग प्रोड्यूसर है माइका का। ओके, तो आपको हर जगह पर रिसोर्सेज जो हैं वो हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है टेरेन, किसी भी जगह का जमीनी हालात। देखिए, प्लेटू रीजन जो होता है वहां पर आपको काफी ज्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, काफी ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। प्लेन्स रीजन जो होता है वो आपको फर्टिलिटी के लिए फेमस होता है, वहां आपको रिसोर्स कैसे पाए जाएंगे? तो वेजिटेशन अच्छा होगा। ओके, तो ये सारे रिसोर्स पाए जाते हैं। क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में। और अल्टीट्यूड, हाइट, अल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई पर आपको अलग अलग तरह के रिसोर्स, जो जगह समुद्री लेवल के जितना पास होता है वहां पर अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं, और जो जगह समुद्री लेवल से जितना दूर होता है वहां अलग तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन बींग्स के स्किल्स, आइडियाज, एफर्ट्स के द्वारा उनके ओरिजिनल फॉर्म से बदलकर उनको कोई ऐसा फॉर्म दिया गया है जो जहां वो रिसोर्स और इफिशिएंट हो जाते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आर नोन एज आर्टिफिशियल रिसोर्स। जैसे बिल्डिंग, अब अगर बालू कहीं पड़ा है तो वो आपके इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन अगर उसी बालू से हम बिल्डिंग तैयार कर देते हैं तो वो बिल्डिंग आपके इस्तेमाल का हो सकता है, आप उस बिल्डिंग में रह सकते हैं। ओके, मशीनरी, जिसकी मदद से कई सारी चीजें तैयार होती है, अलग अलग चीजों की मशीन्स होती है। क्लॉथ बनाने की अलग मशीन्स हैं, ब्रेड बनाने की अलग मशीन्स हैं, घर में कांटी कील ठोकते हैं हम लोग, उसकी कील बनाने की अलग मशीन है। स्टील इंडस्ट्रीज में अलग मशीन्स लगाई जाती हैं। ठीक है, वुड्स, ये लकड़ी हम लोग ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी से दरवाजे बना दिए जाएं, बैठने की कुर्सी बना दी जाए, या घर की खिड़कियां बना दी जाएं, तो उस लकड़ी का यूज किया जा सकता है। तो हम लोग उसमें ह्यूमन स्किल सेट की मदद से उसको यूजेबल बना देते हैं, इसलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल रिसोर्स हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? It refers to the number and abilities of the people through which they can make the best use of nature to create more resources with the knowledge, skill and technology to do so। क्या मतलब है इसका? मतलब होता है कि आदमी की एबिलिटी, जिससे वो अपना बेस्ट लगा के, अपना वो बेस्ट स्किल सेट यूज करके, अपने नॉलेज को यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी भी रिसोर्स को और अधिक प्रोडक्टिव बना सकता है। देखिए, सारे रिसोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही है जो किसी भी और चीज को, किसी भी दूसरी चीज को रिसोर्स बनने के लायक बनाता है। अगर इंसान को किसी तरह की कोई जरूरत ही नहीं हो तो क्या कोई भी चीज रिसोर्स कहला पाएगा? आप इसका आंसर रिसोर्स के डिफिनीशन में ही ढूंढ सकते हैं। क्या डिफिनीशन देखा था हमने कि कोई भी चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करती है, इंसान की जरूरत, और जरूरत है तो ही रिसोर्स की वैल्यू है। अगर जरूरत ही ना हो तो क्या उस चीज की वैल्यू रह पाएगी? आज मान लेते हैं कि अगर आपको पानी की जरूरत हो ही नहीं तो क्या पानी आपके लिए कीमती रह जाएगा? नहीं, तो पानी क्या रिसोर्स कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो इसलिए ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है।
अगर इंसान है तो ही आपको कोई भी चीज रिसोर्स कहलाएगा, और इंसान ही है जो किसी भी चीज को बेहतर बनाता है। जैसे लकड़ी, उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन अपने स्किल सेट्स की मदद से उससे हम लोग नई नई चीजें तैयार करते हैं और तब उसको यूज कर पाते हैं, तो लकड़ी हमारे लिए रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा वो कंट्री उतना ज्यादा समृद्ध होगी। देखते होंगे आप कि जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, वो अपने लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश करती है, बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, बेहतर क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराती हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में मदद करती हैं। ओके, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमंस की स्किल को डेवलप करना, इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं, अगर वो ना हो तो शायद आपकी जरूरतें कभी पूरी ना हो पाएंगी। तो रिसोर्सेज को यूज करना और ध्यानपूर्वक यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी रिसोर्स बर्बाद ना हो, उसका मिसयूज ना किया जाए। ओके, इसी को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, बचाव। ओके, तो रिसोर्स को हमको ये ध्यान देना है कि उसकी बर्बादी ना हो, जो उसका यूज है वो यूज करें लेकिन मिसयूज ना करें। अब रिसोर्स कंजर्वेशन में जो सबसे बड़ी चुनौती आती है हमारे सामने वो है पॉपुलेशन का बढ़ जाना। अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा जरूरत बढ़ेगा तो रिसोर्स का यूज उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। लोग अधिक से अधिक मटेरियल गुड्स की डिमांड करेंगे अपने कंफर्ट्स के लिए। ओके, और इसके कारण क्या होगा कि रिसोर्स का जो जितना हमारे पास स्टॉक है वो घटता जाएगा, डिग्रेड होता जाएगा और कई बार तो खत्म भी हो जाएगा। ओके, इसी कारण से आपको कुछ प्रजाति पौधों की या जानवरों की एक्सटिंक्ट हो चुकी है, धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट की। क्या मतलब है इसका? देखिए, ऐसे प्रोग्रेस करना ताकि इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। मीन्स आज की जरूरतों को तो पूरा करना ही, साथ में ये भी ध्यान रखना कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं इनको किसी भी जरूरत के लिए संघर्ष ना करना पड़े, इनको किसी भी जरूरत के लिए परेशान ना होना पड़े। मीन्स अपनी जरूरत के साथ साथ आने वाली जनरेशन्स की जरूरत को भी ध्यान में रखते हुए किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करना, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वो कौन से हैं? तो पेड़, ट्रीज, कोल जिसका मतलब कोयला बनने में आपको काफी समय लगता है, लगभग हजारों साल। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बनने में आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए इन रिसोर्सेज को बहुत ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो हमारे पास है, अंडरग्राउंड वाटर। आज के समय में ही आप सुनते हैं कि कई सारे जगहों पर पीने के पानी की बहुत परेशानी है। गर्मी के दिनों में पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, कई बार तो कई सिटीज ड्राई हो जाती हैं और पानी लोगों को खरीद कर पीना होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें, कभी उसको बर्बाद ना करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनको बहुत ध्यान से फॉलो करना जरूरी है। वो क्या है? देखिए, सभी जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं इन सभी के प्रति आपकी भावना रिस्पेक्ट की होनी चाहिए, आदर की भावना होनी चाहिए। आपको किसी भी लाइफ फॉर्म से घृणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर लाइफ फॉर्म का अपना इंपॉर्टेंस है नेचर में। हर लाइफ फॉर्म को आपको केयर करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। धरती की जो वाइटैलिटी है, धरती की जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है, माफ़ कीजिएगा डाइवर्सिटी की स्पेलिंग गलती लिखी है, वाई छूटा है वहाँ। डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए धरती की जो इम्पोर्टेंस है उसको कंजर्व करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी को जितना कम से कम कर सकें हम लोग, उतना कम करने पर ध्यान देना चाहिए। और हमें कम्युनिटीज़ को इनेबल करना चाहिए ताकि वो अपने डेवलपमेंट को इनलार्ज कर सकें। कम्युनिटीज़ डेवलप करने का मतलब क्या?
अब जैसे कोई भी सेक्टर है, जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, तो उसकी अपनी एक पेट्रोलियम कम्युनिटी है, तो हम पेट्रोलियम कम्युनिटी की मदद से अवेयरनेस फैला सकते हैं लोगों के बीच। तो इस तरह से हम लोगों को कम्युनिटीज़ को इनेबल करना चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट को ध्यान दे सकें। तो इसी के साथ चैप्टर 1 ज्योग्राफी का कंप्लीट एनालिसिस यहीं समाप्त होता है। मगर जाने से पहले मैं आपको एक स्ट्रेंज फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखिए, एक जगह है जिसका नाम है एरल सी। ये जगह आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पड़ता है, जो आपको इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में पाए जाते हैं। ओके, मेन सेंट्रल एशिया में ये जगह पाया जाता है एरल सी। ये एक समय में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा लेक हुआ करता था, लेकिन आज यह जगह अपने ओरिजिनल पोजीशन से लगभग 80% घट चुकी है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट किया गया, डाइवर्जन ऑफ वाटर्स। यहाँ 2 नदियाँ पाई जाती थी, पहला का नाम था अमू दरिया और दूसरे का नाम था सिर दरिया। ये दोनों नदियों का बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हुआ, इसके पानी को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके पानी को कॉटन फील्ड्स जो कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में पाई जाती हैं उसको सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो आज का हालात ये है कि 80% यहाँ का जलस्तर घट चुका है। एक समय में जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लेक थी उसका पानी इतना घट चुका है। तो ये हमारे लिए एक बहुत कंसर्न है। हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स को अगर हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें भविष्य में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को सुरक्षित रखें, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें, अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में लोगों को सलाह दें इन चीज़ों की। और इसी के साथ वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप वीडियो समझ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स। दिस इज दर्शन पोद्दार साइनिंग ऑफ। गुड बाय।